ये डीएलएड का सेकेंड लेक्चर है। गुणा तथा संकल्पना तथा संक्रियाएं। तो इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है और कितने प्रकार के नंबर हमारे होते हैं। इस पे आज थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में और देख लो कि एक अंकों का अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती मान होता है, स्थानीय मान भी होता है। तो अनुवर्ती क्या है? अनुवर्ती मान, अनुवर्ती ये मान है एक अंक आगे वाली संख्या, यानी जैसे 228 का अनुवर्ती पूछा जाए तो 229 होगा। 229 का अगर अनुवर्ती अंक पूछा जाए तो 230 होगा। इसका अर्थ है कि अनुवर्ती अंक ज्ञात करने के लिए दिए गए अंक में एक हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा अनुवर्ती अंक हो जाता है। इसी तरीके से अगर पूर्ववर्ती अंक पूछा जाए, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती अंक जैसे 320 का पूर्ववर्ती अंक क्या होगा? तो इस पूर्ववर्ती अंक में हम एक माइनस कर देंगे, यानी 319 आ जाएगा। इस 319 का पूर्ववर्ती अंक 318 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अनुवर्ती अंक प्लस 1 करके प्राप्त होता है और अनुवर्ती अंक माइनस 1 करके प्राप्त होता है। तो ये साधारण सी बात है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती अंक भी पूछे जाते हैं। तो पूर्ववर्ती अंक पूछा जाए तो दिए गए अंक में एक प्लस कर दो, यानी योग कर दो, और अगर अनुवर्ती पूर्ववर्ती पूछा जाए तो एक अंक दिए गए अंक में माइनस कर दिया जाता है। ये इसके पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अंक होते हैं। किसी भी अंक में एक अंकों का स्थानीय मान होता है, एक वास्तविक मान होता है। जैसे हमने लिखा 1 2 3, इसमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है डीएलएड में, या हर एक कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ये जो हम बता रहे हैं ये कंपटीशन प्लस डीएलएड दोनों का मिला जुला भाग है। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? इसको हम इधर से लेते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा। तो 3 का स्थानीय मान 3 × 1 यानी 3 इकाई। फिर 2 का स्थानीय मान 2 × 10 यानी 20। 1 का स्थानीय मान 1 × 100 बराबर 100। ये इनके स्थानीय मान है, जबकि वास्तविक मान इनके 3 का 3 ही होता है, 2 का 2 ही होता है और 1 का 1 ही होता है। तो इनके स्थानीय और अंकित मान या वास्तविक मान में अंतर है। स्थानीय मान हम निकालते हैं उसके इकाई, दाई, सैकड़े से, जबकि वास्तविक मान हमारा उसका वही मान होता है जो दिया गया होता है। जैसे 576, अगर मुझे 5 का स्थानीय मान क्या है तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 5 × 100 बराबर हो जाएगा 500। ये इसका स्थानीय मान होगा। और अगर 5 का माने वास्तविक मान क्या होगा, यानी अंकित मान का है, तो अंकित मान इसका हो जाएगा 5। इसी तरीके से 7 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दाई, यानी 7 × 10 यानी 70। ये इसका स्थानीय मान होगा, जबकि वास्तविक मान इसका क्या होगा? केवल 7। तो ये हमारा दोनों में अंतर है। एक स्थानीय मान होते हैं और एक वास्तविक मान होते हैं। दूसरी चीज, पूर्ववर्ती मान क्या है और अनुवर्ती मान क्या है,
ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों टाइप के प्रश्नों में से एक टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाए, कोई कंपटीशन हो या डीएलएड का पेपर हो। अब हम गुणा तथा भाग संकल्पना क्या है कि गुणा का मतलब होता है कोई दी हुई संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना। हम मल्टीप्लाई सीधे सीधे करते हैं, जैसे 23 गुणे 15 करना है तो 23 गुणे 15 सीधे सीधे हम, अगर 15 की हमें टेबल आती है तो सीधे सीधे हम 15 का कर देंगे, और अगर नहीं आती तो एक एक करके हम तोड़ करके करते हैं। 15 की टेबल अगर आती तो 15 से 45 के 5 हासिल जो होता है 4, 15 दूनी 30 और 4 34, यानी 445 हमारा 345 आ गया। इसी को मान लो कि 15 की टेबल हमें नहीं आती है, या मान लो कि कोई संख्या हमारी बड़ी है, तो हम कैसे करेंगे, तो 23 इंटू 15, पहले हम 5 का करेंगे तो 5 तिरिक 15 के 5, यहाँ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर इस अंक के नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं। फिर हम दूसरी संख्या लेते हैं 1, 1 की टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3, फिर 1 का 2 बार पढ़ेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 5, 1 3 4, 2 1 3, तो 345, यानी 345 हम चाहे सीधे सीधे कर ले या 345 हम तोड़ करके कर ले, लेकिन सीधे सीधे करने में हमें समय की बचत होगी, अगर तोड़ करके करने में हमें समय की बचत नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि टेबल हमें कम से कम 1 से 30 तक की टेबल आनी चाहिए। अगर 1 से 30 तक की टेबल आती है तो गुणा करने में या भाग करने में हमें कम से कम समय लगता है। और कंपटीशन वगैरह में या डीएलएड के पेपर में चूंकि बहुत कम समय का होता है, इसलिए वहाँ समय का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए हमें टेबल याद कर लेनी चाहिए 1 से 30 तक की। जितनी अच्छी टेबल आती होगी उतनी ही जल्दी हमारी ये ऑपरेशन जो है हो जाएंगे और समय हमारा बच जाएगा। अब कुछ गुणा की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी किन किन नियमों का ये जो है पालन करता है। इसी तरीके से भाग में भी है, भाग में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये किन किन प्रॉपर्टीज का जो है पालन करता है। तो वो संक्रियाएं देख लीजिए, गुणा और भाग की जो है संक्रियाएं क्या हैं। तो गुणा में, गुणा की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं गुणा की। तो गुणा में 4 प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो होती हैं। नंबर 1 होता है गुणा का संवरक नियम, नंबर 2 होता है गुणन का क्रम विनिमय नियम, नंबर 3 होता है शून्य का गुणन, नंबर 4 होता है गुणन का साहचर्य नियम, नंबर 5 होता है गुणन क्रिया का योग पर वितरण नियम, और नंबर 5 है अंतर पर वितरण नियम। तो इस प्रकार से ये 5 गुण इसके होते हैं गुणा के, यानी ये 5 इसकी प्रॉपर्टी हैं। अब एक एक करके प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि गुणन का संवरक नियम क्या है, क्लोजर नियम क्या है। क्लोजर का मतलब क्लोज्ड, यानी बंधा हुआ हो। तो कोई भी, जितने भी हमारे पूर्णांक हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 प्लस माइनस, तो जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो सभी गुणन का संवरक नियम का पालन करते हैं। संवरक नियम ये होता है कि अगर कोई 2 पूर्णांक हम लें और उनका आपस में गुणा कर दें तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो। इस अगर पूर्णांक ही प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि ये संवरक नियम का पालन करता है। क्लोजर जो नियम है तुम्हारे एलजेब्रा में, एलजेब्रा के ही ये नियम है सभी, चाहे तुम हाई स्कूल में ले लो, चाहे इंटरमीडिएट में ले लो, चाहे इसके आगे और बीएससी एमएससी में ले लो। ये जो प्रॉपर्टी हैं आज से पढ़ते हुए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रहेगी कि गुणा में कौन से नियम होते हैं, क्लोजर क्या है, साहचर्य क्या है, वितरण क्या है, क्रम विनिमय क्या है, ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है तुमको। तो संवरक नियम जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई 2 संख्याएं हम पूर्णांक लें, मान लो 2 संख्याओं का पूर्णांक, एक हमने 2 लिया, एक हमने 3 लिया, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा, इसमें दशमलव नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है वो संख्या जो पूरी पूरी है। मान लो 2 3 हमने 2 पूर्णांक लिए, इनका हमने गुणा किया तो कितना मिला,
6 और 6 भी एक पूर्णांक है। तो अगर हम पूर्णांकों का गुणा करें और हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो जाता है, या हम रेशनल नंबर का गुणा करें हमें रेशनल ही प्राप्त हो जाए, या अपरिमेय का हम गुणा करें तो अपरिमेय ही प्राप्त हो जाए, यानी जिस संख्या का हम गुणा करें गुणनफल भी वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये संबरक नियम लागू होता है। समझ गए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? यानी क्लोज्ड है, बंधा हुआ है कि जो संख्याएं हैं वही प्राप्त होगी। अगर नेचुरल नेचुरल, इंटीजर तो इंटीजर, रेशनल तो रेशनल, यानी जो चीज है वही हमें गुणा के बाद भी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं संबरक नियम। फिर दूसरा आता है क्रम विनिमय नियम। गुणा में क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है, यानी जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर दो संख्याएं हैं, मान लो हमने 2 और 3 लिया, तो 2 इंटू 3 बराबर 6, हमने गुणा कर दिया, 6 प्राप्त हुआ। अब अगर इसका हम क्रम विनिमय का मतलब एक क्रम बदल दें, क्रम बदलने का मतलब हम पहले कर दें 3 और बाद में कर दें 2, तो हमने क्रम बदल दिया। जैसे कल हमने पेयर में बदल रहे थे ए बी, तो बी ए कर देते तो क्या हो जाता था, आर इनवर्स हो जाता था। समझ गए? तो वैसे ही हम अगर क्रम बदल दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। 6 यहां भी मिला, 2 3 6, 3 दूनी 6, दोनों अवस्थाओं में 6। तो अगर दोनों अवस्थाओं में समान राशि यानी बराबर राशि आती है तो हम कहते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी क्रम विनिमय इसमें लागू है। तो गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है। तीसरा है शून्य का गुणन। शून्य का गुणन होता है अगर किसी भी संख्या में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे अनंत हो, कुछ भी हो, अगर किसी संख्या में हम शून्य का गुणा कर दें तो उसका मान हमेशा शून्य के बराबर हो जाता है। ये हमारा शून्य का गुणन है। चौथी प्रॉपर्टी है गुणन का साचर्य नियम। साचर्य नियम क्या होता है कि अगर 3 संख्याएं हमने ली हैं, जैसे मान लो 2 3 और 4, ये हमने 3 संख्याएं ली, साचर्य नियम में कहा गया है कि 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 4, ये गुणन का साचर्य नियम है। यहां हमने क्या किया, 3 और 4 को पहले गुणा किया, यहां पर हमने क्या किया, 2 और 3 को पहले गुणा किया। तो यहां पर 3 और 4 को अगर हम पहले गुणा करते हैं फिर 2 को करते हैं तो 4 त्याई 12 और 12 दूनी 24 मिलता है। यहां भी अगर हम 3 दूनी 6 और 6 चाकू 24, तो यहां भी 24 मिलता है। यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर है, दायां पक्ष और बायां पक्ष के बराबर है। यानी अगर हम साचर्य नियम, तो ये साचर्य नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब कि संख्याओं पे, गुणा पे हमारा साचर्य नियम भी लागू होता है। इससे कोई मतलब नहीं इनका हम क्रम बदल दें, क्योंकि क्रम विनिमय पहले हमने बता चुके क्रम विनिमय लागू होता है, तो हमने यहां पर क्या किया, क्रम बदल दिया, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये हमारा साचर्य नियम है। फिर आता है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। योग पर वितरण नियम, अगर 3 संख्याएं हैं, मान लो यही संख्या है हमारी 2 3 4, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया किस पे, 3 धन 4 में, योग पर वितरण नियम। तो हम इसका अलग अलग क्या करेंगे, 2 का 3 में करेंगे, यानी 2 इंटू 3, 2 का इस पे भी करेंगे प्लस 2 इंटू 4, तो 2 त्याई 6 प्लस 4 दूनी 8, 8 6 कितना हुआ, 14। अब अगर इसका हम पहले योग कर दें और बाद में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 बराबर 14। 3 और 4 योग हमने कर दिया, 7 आया और 7 का 2 में गुणा कर दिया तो 14 आ गया। लेकिन दोनों वैल्यू हमारी बराबर है, ये वितरण करके किया है और ये हमने सीधे सीधे कर दिया है। तो इसका मतलब है कि योग पर वितरण नियम लागू होता है। तो जैसे योग पर वितरण नियम लागू होता है वैसे ही अंतर में भी वितरण नियम लागू होता है। यानी अगर इनके बीच में हम अंतर कर दें ये, तो भी वितरण नियम लागू हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा हमारा, यहां पर अंतर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर हम सीधे करते हैं तो यहाँ 4 में से 3 निकल गया, कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो गुणा करने पर -2 हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर हो गई।
इसका मतलब योग का वितरण नियम दोनों पर लागू होता है, योग पर भी लागू होता है और अंतर पे भी लागू होता है। तो इस प्रकार से गुणा के ये 5 हमारे नियम हैं। योग का गुणा का संवरक नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, शून्य का गुणा नियम, गुणन का साचर्य नियम, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, गुणन संक्रिया का अंतर पर वितरण नियम। समझ में आ गया? अब देखिए योग क्या होता है। जैसे a प्लस बी, हम सीधा सीधा a और b का योग कर देते हैं। जैसे 2 प्लस 3 तो हमने जोड़ दिया 5, 660 प्लस 536, सीधा सीधा योग किया 606, 3 6 9 और 5 7 12 यानी 1296। तो योग की भी कुछ हमारी प्रॉपर्टी होती हैं। ये योग की प्रॉपर्टी हमारी क्या है? 4 प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1 योग का संवरक नियम, नंबर 2 योग का क्रम विनिमय नियम, नंबर 3 योग का तत्समक नियम, नंबर 4 योग पर सहचर नियम। तो योग पर भी ये प्रॉपर्टी लागू हो रही हैं। उस पे 5 थी, इस पे हमारी 4 प्रॉपर्टी हैं। तो योग का संवरक नियम, ये तो हमारी वही क्लोज प्रॉपर्टी हो गई। यानी अगर कोई 2 संख्याएं हमने ली हैं इंटीजर, तो योग करने पर भी हमें इंटीजर ही प्राप्त होता है। जैसे 5 प्लस 6 हमने योग किया तो 11, 11 भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। यानी जो संख्याएं हम लेते हैं वही संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि योग का संवरक नियम लागू होता है। दूसरा योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम भी इस पे लागू होता है। कैसे? अगर हमने 5 प्लस 6 योग किया तो 11 आया। अगर हम इसी को 6 प्लस 5 कर दें तो भी योग 11 आता है। तो इसका मतलब क्रम हमने बदला लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को हम कहते हैं कि योग पर क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है। फिर है योग पर तत्समक नियम। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी संख्या में एक का योग, एक का अगर हम 0 जोड़ते हैं, तत्समक में 0 अगर जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हमने 5 में 0 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। अगर हम 120 में 0 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 120 ही आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं तत्समक नियम। ठीक, किसी भी संख्या में 0 को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन ना होना तत्समक कहलाता है। ठीक, फिर आता है योग पर साचर नियम। साचर नियम भी लागू होता है। जैसे हमने 5 6 7 ये 3 अंक ले लिए तो 5 प्लस 6 प्लस 7 बराबर होगा 5 प्लस 6 और प्लस 7, यानी 6 7 13, 13 5 18 आ गया। इस पे हमने क्या गया? 5 6 11, 11 7 18, 18 इस पे भी आ गया। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। इसका मतलब है कि साचर नियम भी लागू होता है। साचर का मतलब 3 संख्या हो गई। साचर चाहे गुणा का हो चाहे योग का हो, इसी तरीके से लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 संख्याएं को, ठीक, क्रम चेंज करके। तो साचर नियम भी लागू होता है। इसका मतलब योग में हमारे चारों नियम लागू होते हैं। योग का संवरक नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, तत्समक नियम और योग का साचर नियम। अब आता भाग। भाग में देखिए जरूरी नहीं है कि ये नियम लागू हो जाए। भाग में भाग फल हम कैसे देते हैं? सीधे सीधे। जैसे हमने 3 का भाग दिया 11 में तो 3 का 9 और ये बच गया 2 शेष हमारा। तो ये कहलाता है भागफल, भागफल। और ये कहलाता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, भाजक। और ये कहलाता है भाज्य, ठीक, और ये कहलाता है शेषफल।
तो ये चार हमारे वर्ड हैं भाग में, भाजक, भाज, भागफल और शेषफल। जो हमारा शेष बचता है उसे शेषफल कहेंगे। जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है वो हमारा भागफल कहलाएगा, और जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग दे रहे हैं वो हमारा भाजक कहलाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र बनता है, इन चारों राशियों का एक संबंध है, रिलेशन है। कैसे कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ये एक सूत्र बनता है कि इससे हम भाज्य को निकाल सकते हैं। यानी इन चार राशियों में से कोई अगर तीन राशियां ज्ञात हों तो हम चौथी राशि को जो है निकाला जा सकता है। ये हमारा भाग में बहुत महत्वपूर्ण हमारा सूत्र है। इसके बिना हम भाग कर रहे हैं, और अगर इन शब्दों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल भाग करना हमारा बेकार है। हमें भाग करते समय ये मालूम होना चाहिए कौन भाजक है, कौन भाज्य है, कौन भागफल है और कितना शेषफल है, और इनके बीच में रिलेशन हमारा क्या है। रिलेशन हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर इनमें से चार में से कोई भी तीन हमें ज्ञात हैं तो चौथी को हम निकाल सकते हैं, अज्ञात को हम निकाल सकते हैं। चाहे भाजक निकालना हो, चाहे भाजक निकालना हो, चाहे भाज्य निकालना हो, चाहे भाजक निकालना हो, चाहे भागफल निकालना हो, या फिर शेषफल निकालना होगा। अंतर इतना है कि अगर हमें शेषफल निकालना है तो ये चीज हमें इधर गुणा करके माइनस करनी पड़ेगी। अगर हमें इनमें से कोई राशि निकालनी है तो इसको पहले शेषफल हमको घटाए भाज्य में से और फिर एक का हम भाग दे दें, तो हम पक्षांतर करके नए नए सूत्र जो है बना सकते हैं। यानी चार राशियां हैं तो चार ही प्रकार के सूत्र भी बन सकते हैं। इसमें से मेन हमारा सूत्र ये याद रखने का है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ गया? अब अंतर देखिए, संक्रियाएं जैसे गुणा है, योग है, भाग है, वैसे ही अंतर होता है। अंतर में भी हम घटाते हैं। जैसे मान लो 3 - 2 किया तो 1 आ गया। तो ये क्रम विनिमय नियम, ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो लागू होगी, क्योंकि हम पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, चाहे प्लस का प्राप्त हो चाहे माइनस का प्राप्त हो, क्योंकि पूर्णांक हमारे प्लस और माइनस दोनों होते हैं, इसलिए संवर्ग नियम तो लागू होगा, लेकिन क्रम विनिमय नियम इस पे लागू नहीं होता है। संवर्ग और साचर नियम भी लागू नहीं होता है, क्योंकि हमने अगर 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, लेकिन अगर हम 2 में से 3 घटा दे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो 1 और -1 बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब क्रम इनमें लागू नहीं होगा। यानी अंतर में, इसका मतलब योग में ये सब लागू होते हैं, गुणा में सब लागू होते हैं, लेकिन अंतर में भाग में लागू नहीं होते हैं। सिर्फ इस पे एक ही नियम लागू हो सकता है, कौन सा? क्लोजर वाला, जो पहला नियम है संवरक नियम, वो तो लागू हो सकता है, बाकी कोई नियम हमारा लागू जो है नहीं होता है। हाँ, एक तत्समक भी नियम लागू हो सकता है। तत्समक में अगर 0 घटाएंगे तो वही संख्या बनी रहेगी, उस पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा हम दशमलव और दशमलव पद्धति और रोमन पद्धति में भी अंतर समझ लेते हैं अंकों में। तो दशमलव अंक, ये हमारी दशमलव पद्धति के अंक हैं। दशमलव पद्धति में 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। पद्धति तो कई हैं, जैसे दशमलव पद्धति है, बाइनरी पद्धति है, अष्टक पद्धति होती है, इसमें 8 अंकों का संग्रह होता है, इस पे 10 अंकों का संग्रह है। बाइनरी पद्धति में 2 अंकों का संग्रह होता है, 0, 1, जो कि कंप्यूटर में यूज होती है। और ये रोमन हमारे अंक हैं। तो रोमन अंक यहाँ पर 1 को हम एक डंडी खींचते हैं, 2 को 2 डंडी खींचते हैं, 3 को 3, 4 को 1 और V बना देते हैं, 5 को हम ये सिर्फ बनाते हैं, 6 को V और 1 डंडी खींच देते हैं, 7 को 2 डंडी, 8 को 3 डंडी और V, और 9 को एक X के टाइप्स बना देते हैं, और 10 को सीधे सीधे X मानते हैं।
फिर हम 50 को L से लिखते हैं, 100 को C से लिखते हैं और 500 को D से लिखते हैं और 1000 को M से लिखते हैं। ये हमारा रोमन का प्रतीक है। M कहीं भी लिखा हो रोमन में तो इसका मतलब 1000 है। D कहीं पर लिखा होगा इसका मतलब 500, C अगर कहीं पर लिखा है इसका मतलब 100 और L कहीं पर लिखा है इसका मतलब है 50। जैसे हमें लिखना है 89, ठीक। तो 89 हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको तोड़ करके ऐसे लिख दें अगर हम 50 प्लस 3 गुणे 10 और प्लस 9 तो कितना हो जाएगा, 50 और 10 जाए 30, 50 और 30 80, 80 9 89। तो 50 को हम कैसे लिखेंगे, L से, L हो गया, ठीक। ये हमारा 10 कैसे लिखते हैं, x से, तो 3 बार x होगा, x x x, ठीक। फिर 9 किससे लिखते हैं, इससे, तो I x, ये हमारा हो गया पूरा 89, ठीक। इसी को हम, ये तो जोड़ करके हमने निकाला, इसी को हम 100 में से घटा करके निकाल सकते हैं। 100 में से हमने घटा दिया कितना, 11, तो 100 माइनस हम लिख सकते हैं 10 और प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे 100 का ऐसे लिखते हैं C से C। अब जब घटाते हैं तो हम उल्टा चलते हैं, C हमारा बाद में होगा इधर इकाई की तरफ, और ये चीज हमारी पहले हो जाएगी 11, ठीक। तो ये हमारा XC, ये हमारा हो जाएगा 89, ठीक। तो अंकों को रोमन में और रोमन को अंकों में हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न डीएलएड में पूछ दिए जाते हैं, कोई अंक दिया होगा उसको रोमन में लिखिए या फिर रोमन को अंकों में जो है लिखिए। तो इसका भी अभ्यास कर लीजिए, इसके लिए ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो दो तरीके से अंकों को लिख सकते हैं, एक तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, ठीक। जो मानक हमारे मान मालूम है उसमें से जोड़ करके निकाल लेते हैं या फिर मानक से कम में करके निकाल लेते हैं।